हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप इनमें से किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, रेट लो क्या होता है और कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और रेट कांस्टेंट को जानेंगे क्या होता है और उसके यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे अलग अलग ऑर्डर पे। ओके, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अंडर गिवन कंडीशंस, अंडर गिवन कंडीशंस like concentration, temperature and pressure, like concentration, temperature and pressure। अब आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ समझने के लिए है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, रेट ऑफ रिएक्शन। कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, A इज़ कन्वर्टिंग इनटू B। हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, आपको ये नहीं सोचना कि कैसे क्या बन रहा है, बस आप ये सोचो कि एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ओके, A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। ओके, अब स्टार्टिंग में जब हमने सिर्फ रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए रखा है, स्टार्टिंग में बिल्कुल मान लो T0, हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे पूरे चैप्टर में, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है उसको रेफ़र करने के लिए T=0। ये इनिशियल कंसंट्रेशन को मेंशन करता है कि शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या थी। मान लीजिए कि हमारे पास ए के थे 20 मोल्स और बी के कितने होंगे? अगर जब भाई रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो ए कन्वर्ट होना शुरू ही नहीं हुआ है बी के अंदर, तो इसका मतलब बी तो है ही नहीं हमारे पास, तो बी के कितने मोल्स हैं हमारे पास? 0। ठीक है, अब मान लो T=5, 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद ए हमारे पास कितना बचा? 5 मोल्स और ये बन गया 15। ठीक है, ओके, अब हमने एक दूसरी रिएक्शन की, वो है C कन्वर्ट्स इनटू D। इसमें टाइम 0 पर इसमें भी 20 मोल्स लिए हमने C के, और जब टाइम 0 है तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो D है ही नहीं हमारे पास, तो इसके 0 मोल्स हैं। फिर टाइम जब 5 मिनट्स का हुआ तो यहाँ पर कितने मोल्स बचे C के? यहाँ पर बचे 15 मोल्स। ठीक है, और यहाँ पर बने D के 5 मोल्स। सपोज़ करो ये दो सिचुएशंस हो रही हैं हमारे पास। अब आप एक बात बताओ, आपके हिसाब से रिएक्शन किसकी फास्ट हो रही है? रिएक्शन केस 1 और 2 में से कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है आपके हिसाब से? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये फास्ट हो रही है। कैसे पता लगा मुझे ये फास्ट हो रही है? देखो भाई, 20 मोल्स लिए थे ए के एंड 5 मिनट्स बाद सिर्फ 5 ही बचे, सारे के सारे कन्वर्ट हो गए फटाफट बी के अंदर। इसका मतलब रिएक्शन बड़ी फटाफट स्पीड से हो रही है। यहाँ पर 20 लिए थे, 5 मिनट बाद भी 15 तो बचे ही हुए हैं, सिर्फ 5 ही कन्वर्ट हो पाए। इससे ये पता लग रहा है ये रिएक्शन स्लो हो रही है, बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है C इंटू D। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि ये रिएक्शन फास्ट है और ये स्लो है। तो आपने ये फास्ट और स्लो किस हिसाब से देखा, किन बेसिस के ऊपर देखा? हमने ये इन बेसिस पे देखा कि जितनी जल्दी ये रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, देखो रिएक्टेंट जितनी जल्दी कम हो रहा है यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है, उतनी ही रिएक्शन फास्ट है। और प्रोडक्ट जितनी जल्दी बनता जा रहा है, प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो जितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जितनी फटाफट से वो बन रहा है, उतनी ही फास्ट रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को देख के रेट ऑफ रिएक्शन बता पा रहे हैं। बताया कि नहीं? इसमें हमारे पास अब इन दोनों केसेस में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन ही तो गिवन थी ना, हमें और कुछ तो पता ही नहीं था। सिर्फ इन दोनों चीज़ों को देख के हमने बता दिया कि भाई रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। इसी चीज़ के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखते हैं? अब थोड़ा सा बुकिश बातें कर लेते हैं। ये तो हमने समझने के लिए किया था, ये आप कहीं अपने नोट्स में मत लिख लेना,
ये सिर्फ समझने के लिए था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता कैसे लगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विद टाइम, कि टाइम के साथ उनके कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब ये द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हम लिखेंगे कैसे, इस बार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं। A plus 2B is converting into 3C plus D। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 2 3 लिखे हैं, 2B 3C, ये क्या है। इसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री, ओके, ये रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को। तो इस जो ये इक्वेशन है ना, इनसे इन स्टोक्योमेट्री के हिसाब से हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि जब एक मोल A कंबाइन होता है B के 2 मोल के साथ, तब हमारे पास बनते हैं 3 मोल ऑफ C एंड 1 मोल ऑफ D। इन स्टोक्योमेट्रीज की हेल्प से हमें ये बात पता लगती है। अब अगर इस रिएक्शन के लिए बोल दिया जाए कि हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। ठीक है, तो लिख देते हैं। अगर ए की टर्म्स में बात करें तो ए की कंसंट्रेशन का चेंज, यानी कि डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डी टी। अगर बी की टर्म्स में बात करें तो हमें लग रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम, ऐसे लिख सकते हैं रेट को। समझते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से। मान लो a प्लस 2b कन्वर्ट्स इनटू 3c प्लस d। मान लेते हैं टाइम 0 पे a के कितने मोल्स थे हमारे पास, 10। अब b के मोल्स a के मोल्स से डबल हैं। स्टोकियोमेट्री 2 है, 2 का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आएंगे 20। अब अगर टाइम ही 0 है तो यहाँ पर 0 0, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा। ठीक है जी, अब मान लो 5 मिनट्स के बाद 1 मोल ए का कंज्यूम होगा, 2 बी के कंज्यूम होंगे, तब जाके क्या बनेगा, 3C प्लस 1 डी। अब मान लो 5 मिनट्स के बाद हमारे पास 1 मोल ए का रिएक्ट हो चुका, तो कितने बचे, 9। अब ए का 1 मोल अगर रिएक्ट हो रहा है तो उसको चाहिए 2 मोल्स ऑफ बी, तो ठीक है 2 मोल्स ऑफ बी भी कंज्यूम हो गए। क्या बचा हमारे पास, 18 मोल्स बचेंगे। अब अगर 1 मोल ऑफ ए कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ बी, देन हमारे पास सी के कितने मोल्स बनेंगे, 3, और डी के कितने मोल्स बनेंगे, 1। ओके, तो अगर इन कंसंट्रेशंस के हिसाब से हम निकालें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, हमें बोला जाए कि डी ए अपॉन डी टी, ए की टर्म्स में निकाल दो। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं। चेंज निकालना है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, तो टाइम चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है ए की, 9, इनिशियल कितनी है, 10, और टाइम फाइनल कितना है, 5। स्टार्टिंग में क्या था, 0 ही था। क्या बचा हमारे पास, -1/5। ओके, अब हमने तो अभी यहाँ पर क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास तो ये यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई।
तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, अगर रिएक्टेंट के टर्म में बात करें ना तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा नेगेटिव ही आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, वो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसलिए रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये फाइनल वैल्यू जो होगी वो हमेशा छोटी होगी और इनिशियल वाली बड़ी होगी, इसलिए ये वैल्यू आती है नेगेटिव। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, फॉर्मूला के अंदर माइनस लगा दिया यहाँ पर। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि यहाँ पर लग गया माइनस, यहाँ पर भी लग गया माइनस और यहाँ पर माइनस। तो हुआ क्या कि ये माइनस माइनस प्लस हो गए और रेट आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वजह से ये रेट नेगेटिव ना आए, इसलिए जब रिएक्टेंट की बात आए ना तो रेट हमेशा नेगेटिव dA/dt, नेगेटिव d/dt, dB/dt ऐसे लिखा जाता है। माइनस dA/dt 1/5 आ गया। ठीक है, अब हम ये dB/dt और निकाल के देखते हैं। माइनस dB/dt निकालेंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए ना रेट, इसलिए लिखते हैं चेंज कितना हुआ, फाइनल 18। यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, फाइनल कितनी है 5 मिनट्स के बाद 18, शुरुआत में कितनी थी 20, चेंज इन टाइम कितना है 5 माइनस 0, कितना आया हमारे पास -2 5, यह आ गया 2/5। उप्स, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में तो लिखा गया था कि ए के टर्म्स में निकालो, बी के टर्म्स में निकालो, इक्वली वैल्यू आएगी, ये तो गड़बड़ आ गई। यहाँ पर 1/5 आ रही थी, यहाँ पर 2/5 आ रही थी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इस वजह से होता क्या है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना तो ये पता है क्या है, ये 2 किस वजह से आया है, ये स्टोक्योमेट्री की वजह से आया है। बी की स्टोक्योमेट्री क्या है 2, तो सबको इक्वल होना चाहिए ना, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर स्टोक्योमेट्री से हम डिवाइड कर देंगे 1/2, तो ये यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/5 आ गया, बल्ले बल्ले सब ठीक है। तो ये जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात की है ना, इसको हम बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में लिखते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसे लिखते हैं, अगर ए के टर्म्स में लिखना हो तो लिखेंगे माइनस dA/dt। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अगर माइनस नहीं लगाया ना तो रेट नेगेटिव में आया। ठीक है, उसको नेगेटिव ना आए इसलिए हमने माइनस लगाया। ठीक है भाई, यहाँ पर आएगा फिर बी की टर्म्स में -1/2 dB/dt। भाई माइनस तो समझ आ गया, आपने इसलिए लगाया था कि नेगेटिव में रेट ना आए, 1/2 क्या है, ये हमने लिखे यहाँ पे स्टोक्योमेट्री, क्योंकि रेट तो वैसे तो डबल आता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना बी की, इस वजह से तो स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर देंगे। ओके, और अगर सी की टर्म्स में बात करें तो सी के टर्म्स में बात करेंगे तो आएगा 1/3, क्यों, क्योंकि स्टोक्योमेट्री से तो डिवाइड करना ही है, साथ dC/dt। अब आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, अभी बताते हैं, रुको, dD/dt, स्टोक्योमेट्री तो इसकी 1 ही है। अब होता क्या है कि प्रोडक्ट के केस में अगर आप निकाल के देखो, यहाँ हम निकाल के देखते हैं प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में, मान लो हम निकाल रहे हैं dD/dt। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 1, इनिशियल क्या है 0, टाइम में चेंज क्या है 5 माइनस 0 1/5। तो ये पहले से ही पॉजिटिव आता है, और ये पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसका फाइनल हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इनिशियल तो इसका 0 था ना, तो जो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है ये हमेशा बड़ी होती है, इस वजह से रेट पहले ही पॉजिटिव आता है, नेगेटिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये नेगेटिव साइन किस वजह से है, बिकॉज रिएक्टेंट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द reaction mixture. Okay, reactant concentration is always decreasing in reaction mixture। इस वजह से हमने लगाया ये नेगेटिव साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आई होप आपको समझ आया होगा ये हमने क्या राम गाथा लिखी है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए रेट ऑफ कंजप्शन
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो वो क्या होगा ना, -dA/dt। ओके, अगर रेट ऑफ कंजम्पशन पूछे बी का, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, वो क्या होता है, वो होता है -dB/dt। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने स्टोक्योमेट्री को नहीं लिखा है रेट ऑफ कंजम्पशन में, ठीक है, स्टोक्योमेट्री नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो रेट ऑफ कंजम्पशन में स्टोक्योमेट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्ट के लिखें तो प्रोडक्ट कंज्यूम थोड़े ना हो रहा है, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, dC/dt। स्टोक्योमेट्री नहीं लिखनी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, वो क्या होगा, dD/dt। तो अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए कि इंडिविजुअल बताओ कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या है, तो उसमें हम स्टोक्योमेट्री को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन देखो नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि है तो ये रेट ही, और रेट पॉजिटिव रहता है हमेशा, इस वजह से नेगेटिव साइन को तो इंक्लूड किया है बट स्टोक्योमेट्री को इंक्लूड नहीं किया। ये कोई मिक्सचर है, बीकर है, इसमें हमने रिएक्टेंट्स डाले हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं एज अ होल कि रिएक्शन की पूरी रिएक्शन की क्या रेट है, रिएक्शन की अगर बात करते हैं पूरी की, तो हम स्टोक्योमेट्री को मेंशन करते हैं, तो हम स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्टोक्योमेट्री को यूज़ करेंगे। और अगर इंडिविजुअल पूछा जाए, इंडिविजुअल पूछा जाए ए का या फिर बी का, तो स्टोक्योमेट्री को की बात नहीं होती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब इससे हमें एक बात और पता लगी, वो क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा, माइनस तो आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, स्टोक्योमेट्री से डिवाइड भी करना है रेट ऑफ रिएक्शन की बात में, तो वो लिखेंगे dB/dt। ओके, अब ये जो dB/dt है, -dB/dt, हमने 1/2 यहाँ पर लिख लिया, -dB/dt, ये किसके इक्वल है, यहाँ से ये देखो, ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी के इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं 1/2 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस 2 को इधर ले आएंगे, हम 2 को इधर ले आएंगे, तो होगा ये रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, ये हमें पता लगा। ऐसे ही आप सबके लिए निकाल सकते हैं, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ए के लिए भी, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको निकालना है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं, और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए आपके आंसर में जो यूनिट है उसका बहुत मेजर रोल होता है। अगर आपकी यूनिट अलग हो जाती है तो आपका आंसर भी अलग आता है। इसलिए हम जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे किसी भी क्वांटिटी का, उसकी यूनिट पर हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। ओके, हमने अभी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आएगी यूनिट कंसंट्रेशन की और नीचे टाइम की यूनिट आएगी। ओके, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो सकती है, जो कंसंट्रेशन हमारी गिवन है वो मोलैरिटी के टर्म में गिवन है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके,
तो अगर मोलैरिटी गिवन है, मोल पर लीटर में गिवन है कंसंट्रेशन हमारी, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट की यूनिट ऑफ रेट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर अपॉन टाइम। टाइम मान लीजिए सेकंड में गिवन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अगर कंसंट्रेशन गिवन है मान लीजिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब में एंड टाइम है मिनट्स में, सपोज टाइम है मिनट्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन मिनट। तो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब मिनट इनवर्स। इस तरह से हम यूनिट निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, उससे आपको जो अब तक हमने पढ़ा है वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे इफ़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन द रिएक्शन दिस इज़ रिपोर्टेड एज दिस। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक इंक्लूड होती है या नहीं होती, नहीं होती, तो ये आएगा dNO/dt। इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, 0.6 मिलीमोल। अब यहाँ पर देखो यूनिट मिलीमोल गिवन है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो इसका मतलब अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है ना, तो हम इसे लिखेंगे 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर ये मैंने गलती से इनवर्स लिखा है, यह है पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR, यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR। ये क्या है, रिएक्टेंट का जब भी हम रेट निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू में आता है, और रेट ऑफ कंजम्पशन निकाल रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्री इंक्लूड नहीं करनी है, तो ये आएगा -dNOBR/dt। इस तरह से ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के देखते हैं। हमने अभी जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ये उसी से सोल्व होने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, NOBR हमारे पास ये हमें कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, तो इन दोनों के टर्म्स में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या आएगा, NOBR की फॉर्म में लिखो -1/2, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, तो -1/2 dNOBR/dt ये। ओके, और NO की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 dNOdt। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये इस इक्वेशन में ये वैल्यू हमारे पास है, तो सिर्फ इतना जो हमें चाहिए वो हम अपने पास रख लेते हैं, NOBR/dt। 2 को उधर ले जाएंगे, 2/2 dNO/dt, तो ये क्या बचा, dNO/dt। क्या इसकी वैल्यू है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है, ये ऊपर गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो, 0.16 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये निकालना था हमें, ये हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्या आपको समझ आया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखेंगे,
सिंपल है बिल्कुल, जो हमने पहले डिस्कस किया उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर्स भी गिवन है, तो आप पहले खुद से सॉल्व करके फिर आंसर्स मैच कर लेना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि अगर ग्राफ से हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे मोलर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहाँ वाई एक्सिस पे हम रखेंगे मोलर कंसंट्रेशन और यहाँ एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे आता है, ये एंड ये। अब इसका क्या मतलब है, जो ये ग्राफ है ये है रिएक्टेंट के लिए। इसका क्या मतलब है कि जब टाइम ज़ीरो था, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो था तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, मोलर कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया रिएक्टेंट कम होता गया है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कम होती चली जाएगी। और ये जो दूसरी हमने लाइन ड्रॉ की है ये है प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। जब टाइम ज़ीरो था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, ज़ीरो। बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी वैसे वैसे हमारे सॉल्यूशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगी। अब इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो रिएक्टेंट का ग्राफ है वो है डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। स्लोप इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम एंड इट रिप्रेजेंट्स रेट। ओके, तो जो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है उनका स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है, नेगेटिव। इस वजह से रिएक्टेंट का जब हम रेट निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है। हमने पहले देखा था ना कि नेगेटिव आता है, उसको हमें फिर एक खुद से माइनस लगाना पड़ता है आगे ताकि रेट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, वहीं अगर इसका स्लोप देखें हम तो इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते आगे, क्योंकि हमें उसको कैंसिल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले से ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट लो। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर n। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये रिएक्शन है a+2b इज़ कन्वर्टिंग इनटू 3c+d, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ a, कंसंट्रेशन ऑफ b, और इनकी कुछ पावर है a b, कुछ भी हो सकती है। और जो ये वैल्यूज़ है ना ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया गया। सो रेट इज़ इक्वल टू, ये है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी रेट इज़ इक्वल टू के एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर, इस एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं रेट लो या फिर रेट लो एक्सप्रेशन।
ठीक है, इस इक्वेशन को। अब बात करते हैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोला जाता है रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब जो रेट कांस्टेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, independent of concentration, but it depends on temperature of the reaction. ठीक है, so depends on temperature, depends on temperature। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन में किसी मोमेंट पर ए की कंसेंट्रेशन है 30 मोल पर लीटर, कुछ टाइम बाद टाइम t1 पे ये है, टाइम t2 पर ये है, यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी हो जाती है 10 मोल पर लीटर। दोनों ही केसेस में एक रिएक्शन जो है उसका रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि वो इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस कंसंट्रेशन के बदलने पर वो चेंज ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बदल दिया तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमने देख लिया रेट लो। रेट लो क्या है? रेट लो इज़ एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर। ओके, इसे बोलते हैं रेट लो। ओके, और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो ये वैल्यूज़ है ए एंड बी, ये ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती हैं। इसको हम यहाँ पर इनके कोफिशिएंट के इक्वल नहीं रख सकते हैं, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए एक बार हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी एक इक्वेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये कोई उसके रिएक्टेंट्स हैं और ये रेज्ड टू सम पावर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स टू विच द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड इन द रेट लो। क्या मतलब है? रेट लो में रिएक्टेंट की जो पावर्स हैं, जितनी भी हैं, उनका टोटल सम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर कि मान लो सपोज फॉर एनी केमिकल रिएक्शन अगर उसका रेट लो एक्सप्रेशन ऐसा है A1 B2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जो रिएक्टेंट की सारी पावर्स हैं उनका सम, यानी कि 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का यहाँ पर इस रेट लो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 3 है। अब मान लो अगर किसी रिएक्शन का रेट लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, A 1/2, पावर तो कुछ भी हो सकती है, एंड B 3/2, तो ऑर्डर कितना होगा? देन ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 + 3/2 विच इज़ इक्वल टू 4/2, दैट इज़ 2। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मान लीजिए कि एक रेट लो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से गिवन है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट A raised to power 3 एंड B raised to power 2 एंड C raised to power 5, कि इस रेट लो में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन सभी रिएक्टेंट्स की पावर का सम करेंगे, 3 + 2 + 5, तो कितना हुआ? 10। ओके, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? यहाँ पर हमें सिर्फ ए के कंसंट्रेशन को जिस पावर से रेज किया गया है रेट लो में वो देखना है। तो ए के कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 3, तो इट इज़ 3। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? 2, यहाँ पे 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा?
5, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आ गया आपको। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट कैन बी ज़ीरो हो सकता है। ओके, इट कैन बी फ्रैक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2, 3/2 ऐसे फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये आपको ये ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम क्यों कैलकुलेट करें, क्या फ़ायदा क्या है हमें। सिग्निफिकेंस, हमें इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या पता लगता है। इट टेल्स अस अबाउट हाउ द रिएक्शन रेट विल बी चेंज्ड विद चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमें बताता है टेल्स अस अबाउट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट। ठीक है, इसको हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी सी देर में। ओके, एंड अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट फॉर ऑर्डर, आप ही बताओ, सिर्फ नंबर्स ही तो ऐड किए हैं हमने, सिर्फ पावर्स को ऐड किया है, तो आपको लगता है कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। नहीं, कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ यूनिटलेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिटलेस। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए हमने पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, उसके बाद हम यूनिट डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके, तो रेट लो हमने मान लिया कि आर रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, एंड सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया कि ये कोई रिएक्टेंट है और इसकी पावर है n। दिस इज रेट लॉ। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट कांस्टेंट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सारी बातें हमने देख ली। अब यहाँ से हमें निकालनी है रेट कांस्टेंट की यूनिट, इसलिए हम क्या करेंगे कि इधर रखेंगे, ये आर ऐसे लिख दिया। अब रेट क्या है, आर का मतलब रेट है ना, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब यहाँ पर रिएक्टेंट ए है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही a रेज़्ड टू पावर n तो है ही, तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a 1 माइनस n, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, एंड देन टाइम इन्वर्स। इससे हमें क्या पता लगा, k इज़ इक्वल टू, यहाँ पर a की यूनिट क्या हो सकती है, मान लो कंसंट्रेशन हमारी गिवन है मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मोल पर लीटर होल पावर रेज्ड टू 1 माइनस n, एंड देन टाइम इन्वर्स। मान लो यहाँ पर हमारे पास टाइम सेकंड में गिवन है, तो सेकंड इन्वर्स। ये हमारा फॉर्मूला बन गया रेट कांस्टेंट का। इससे हमें ये पता लगा कि रेट कांस्टेंट सबके, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो सबके लिए सेम नहीं होती। जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि उसका ऑर्डर ज़ीरो है। ऑर्डर ज़ीरो यानी कि n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें अगर हमें पता करनी हो रेट कांस्टेंट की यूनिट तो क्या होगी, k इज़ इक्वल टू, ये स्मॉल के लिखते हैं हम हमेशा, k इज़ इक्वल टू मोल पर लीटर, n की वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो, एंड देन सेकंड इन्वर्स। तो क्या आएगा,
मोल पर लीटर पर सेकेंड. So this is the unit of K for zero order reaction. Zero order reaction. अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसी सब को यूज़ करके यहाँ पर ये टेबल फिल करने वाले हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होगा. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हमें ये समझ आता है कि रेट लो के अंदर कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो होगी. ठीक है, ओके. तो रेट इज़ इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, और अगर ये है ए रिएक्टेंट तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो होगी, इसीलिए इसका ऑर्डर ज़ीरो है. ठीक है, अब रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होगी, एन की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे. मोल पर लीटर 1 माइनस एन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, सेकेंड इनवर्स. इससे क्या वैल्यू आई, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके, इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड. हम देखते हैं R इज इक्वल टू के. ए को डबल कर दिया गया है ना, तो 2a लिख देंगे. पावर ज़ीरो. अब कितनी भी चेंज कर लो, पावर अगर ज़ीरो है तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, ये तो k ही रहने वाला है. ठीक है, तो इसलिए नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, पावर ज़ीरो है, सब न्यूट्रल हो जाएगा. अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. इसके रेट लो में कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है. ऐसे यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, निकालते हैं. मोल पर लीटर 1 माइनस एन की वैल्यू क्या है, 1. ओके, सेकेंड इनवर्स. अब 1 माइनस 1 तो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब मोल पर लीटर तो गायब हो गया, तो इसकी यूनिट क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड इनवर्स ओनली. ठीक है, अब यहाँ पर रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट की ये कुछ ऐसे होगा ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर 2a पावर 1. तो अगर हम 2 को बाहर ले आए तो ये ऐसे हो गया. इसका मतलब जो रेट है हमारा वो तो डबल हो गया. जो R डैश है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2R. ओके, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट हमारा क्या हो गया, डबल हो गया. ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कैसे लिखेंगे रेट लो में, R इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर 2 एंड देन रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन इज इक्वल टू 2, सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पर क्या होगा, मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स. इस माइनस को अगर हम अंदर लेकर आए तो क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लीटर की पावर 1 एंड सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. जो R डैश होगा वो क्या आएगा, A की जगह हमने 2a लिख देना है क्योंकि कंसेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया. इसको सोल्व करेंगे. अब 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो यानी कि यहाँ पर 4 आएगा बाहर, एंड देन a ऐसे ही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया 4R. इसका मतलब 4 टाइम्स हो गया रेट. आपने एक चीज़ देखी, हमने अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डबल किया है तो भी रेट कांस्टेंट सेम है. के वहाँ पर भी के था, हमने के डैश तो नहीं लिखा, के ही है दोनों केसेस में. ऐसा क्यों, हमने लिखा था साफ साफ कि के की जो वैल्यू है यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है. आप एक बार फिर से अपने नोट्स में देखिए, लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. ओके, तो हमने सिर्फ कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट कांस्टेंट सेम ही रहने वाला है. ओके, अभी लास्ट करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इसमें रेट लो कैसे लिखेंगे, के इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू, इसमें रेट लो कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के a रेज टू पावर 3, ऑर्डर इज 3. यूनिट कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस एन, एन इज इक्वल टू 3, सेकेंड इनवर्स यानी कि मोल पर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स. तो इसका मतलब यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट,
तो इसका मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मोल माइनस स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा एंड सेकंड इनवर्स। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट को डबल किया तो इस पर क्या अफेक्ट आएगा। 2a यहाँ पर क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 बाहर लिख लिया हमने। सो 8r, इसका मतलब जो रेट है वो हो जाएगा 8 टाइम्स अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया तो। ओके, ये हमारी टेबल है। अब हमने रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सीख लिया है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इनके बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पर हमें रिएक्टेंट के अलग अलग कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये देखो, यहाँ पर यूनिट क्या है मिली मोल, यहाँ पर क्या है ओनली मोल एंड 10⁻⁷ भी है साथ में। तो इस वजह से मैं बोल रही थी आपको कि न्यूमेरिकल्स में अलग अलग वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स अगर अलग अलग होती है तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए हम सबको एक जैसे यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। एंड यूनिट का आपको हमेशा ख्याल रखना है। ये वाली जो कंडीशंस गिवन है हमारे पास, इनको यूज़ करके हम रेट लो लिखते हैं। क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के एंड देन a⁻n। तो यहाँ पर रेट क्या गिवन है 3.6 इंटू, यूनिट लिखेंगे हम साथ में पूरी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ए की कंसंट्रेशन क्या गिवन है 5, यूनिट क्या है मिली मोल, मिली को लिख सकते हैं हम 10⁻³ इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, ठीक है, रेज्ड टू पावर n। ऐसे ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, किन्हीं और दो वैल्यूज़ को यूज़ करके ऐसे ही एक इक्वेशन लिख लेंगे। मान लो हमने ये यूज़ कर ली, इक्वेशन 2 बनानी है हमें, तो इसके लिए फिर से रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट a⁻n। अब रेट कांस्टेंट दोनों को केसेस में सेम ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, वो नहीं चेंज होने वाला, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या है 130 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, एंड यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है 30 मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स रेज्ड टू पावर n। n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को डिवाइड कर दें तो k से k कैंसिल हो जाएगा और फिर n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कोशिश करते हैं, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। ओके, क्या आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 130 इंटू 10⁻⁷ के, और यहाँ पर दोनों इक्वेशन में हमने सेम यूनिट ही यूज़ की है ना, इसलिए 30 इंटू 10⁻³ रेज्ड टू पावर n। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम सोल्व करें तो कैंसिल, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3, दोनों के ही पावर n है तो हम ऐसे होल पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल एंड 5 6 जा 30, देन ये 1/6 रेज्ड टू पावर n, कुछ ऐसा आ गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम इसे, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशंस काफ़ी करनी पड़ेंगी, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, न्यूमेरिकल्स को खुद से सोल्व करके देखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी कि कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करके ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, इसको जब हम डिवाइड करते हैं ये आता है अप्रोक्सीमेटली 36, ठीक है, 36.11 आता है वैसे तो, बट हम इसको मान लेंगे 36,
अब 6 रेज टू पावर n, 6 की कितनी पावर हो जब 36 होता है? हम सबको पता है 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्क्वायर इज़ 36। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे ना, ये यहाँ पर क्या था, 6 रेज टू पावर n 36, इसको कंपेयर करके हमें पता लग गया कि n इज इक्वल टू 2। ओके, दिस मीन्स order of reaction is 2। एक आंसर तो हमारा आ गया, यहाँ पर ये पूछा गया था ना, इसका आंसर आ गया 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। वो तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमने रिएक्शन 2 ले ली, सॉरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या था, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 130 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इज इक्वल टू k एंड 30 इंटू 10 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर n है, n की वैल्यू हमें पता लग गई 2। ओके, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये कुछ ऐसे आएगा, 30 का स्क्वायर 900 एंड इसका 10 रेज टू पावर -6, क्या आ गया k। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना, इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे, k इज़ इक्वल टू 0.144 इंटू 10 रेज टू पावर -1 आता है, और यूनिट रहेगी मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। ये हमने कैसे लिखी, हमें पता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहती है, हमने अभी टेबल में लिखा ना वो सब, बस लीटर की जगह ये यहाँ पर डेसीमीटर है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में भी डेसीमीटर में ही गिवन है हमारी कंसंट्रेशन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, एंड आई होप हमने आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।